जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं ये सारे प्रश्न आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 251 से, जिसमें पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ये आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। और एक और नाम से ये प्रसिद्ध माना जाता है, जिसको बोला जाता है एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण। जी हाँ, इस नाम से विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। हालांकि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी इसे बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पर बी ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है नाम दाफा। नाम दाफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो कि यहाँ पे बहुत सारी पुल है, जो कि जिसको यहाँ पे जीवित जड़ पुलों के नाम से जाना जाता है, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको काजीरंगा नहीं देखने को मिलेगा। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया नागालैंड। तो नागालैंड में आपको इटांकी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। किसका? इटाकी। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, इटाकी। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नागालैंड में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। इसलिए हम पहले ऑप्शन को सही मारेंगे। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है इसमें जो सम्मान है नागरिक सहायता का वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया समान नागरिक संहिता। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 44 जो है राज्यों के नीति निर्देशक जो तत्व है ये इसमें शामिल है, जहाँ सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 44 में। और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद 21 ए में देखने को मिलेगा। और मौलिक कर्तव्य आपको किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो 51 ए में देखने को मिलेगा। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो अनुच्छेद 280 में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, क्योंकि कुचिपुड़ी जो है भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक है। और इसका जो उद्गम जो माना जाता है वो आंध्र प्रदेश माना जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और कभी कभी गांव भी पूछ दिया जाता है कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक जिला का नाम है जिसका नाम है कृष्णा। जी हाँ, कृष्णा जिला का नाम है और गांव का नाम है कुचिपुड़ी। ये ध्यान रखिएगा। और कुचिपुड़ी के नाम से ही ये नृत्य जाना जाता है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होता है। और बी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक ही यहाँ पे प्रसिद्ध है, जिसको हम भारतनाट्यम के अंतर्गत जानते हैं। और सी ऑप्शन केरल दिया गया है। तो केरल में तो कथकली हो गया, मोहिनी नट्यम हो गया, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में साथियों नृत्य जो है ये काफी प्रसिद्ध है उड़ीसा में। हालांकि यहाँ पे उड़ीसी जो नृत्य है वो काफी प्रसिद्ध है, अलग अलग नृत्य वो भी प्रसिद्ध है, लेकिन उड़ीसी जो है सबसे यहाँ पे बेहतरीन माना जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। केवल यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखिए। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ,
पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है भारतीय दर्शन, हिंदू चिंतन और आध्यात्मिक परंपरा की एक तरह से गहन व्याख्या करती है। तो ये जो है एक तरह से सैद्धांतिक प्रसिद्ध दार्शनिक कृतियों में से एक इसको यहाँ पे जाना जाता है। तो ये जो लिखा गया है सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम सही मारेंगे। और यहीं पर भी ऑप्शन दिया गया है स्वामी विवेकानंद। हालांकि साथियों आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद जो है ये जो है राजयोग, जो कि और भी इनका ग्रंथ है, राजयोग हो गया और एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, इनका जो ग्रंथ है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का यहाँ पे नाम है हिंद स्वराज, और एक और पुस्तक इन्होंने लिखा था सत्य के प्रयोग। दो जो बुक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी ने एक यहाँ पे बुक लिखा था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 21/3/2022 की डेट को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये आपको महानदी पर देखने को मिलेगा। हीराकुंड जो बांध है ये तो पहले ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में किस नदी पर है तो महानदी पर, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर है साथियों। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया गोदावरी। तो गोदावरी पर आपको देखने को मिलेगा जयकवाड़ी और एक यहाँ पे श्री राम सागर, ये दो जो बांध आपको देखने को मिलेंगे ये गोदावरी पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन नर्मदा दिया गया है। तो नर्मदा जो है साथियों ये सरदार सरोवर और इंदिरा जो सागर बांध है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन दिया गया कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर है, और एक और है जिसको हम श्री सैलम के नाम से जानते हैं। ये जो आपको देखने को मिलेगा ये कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर और श्री सैलम बांध ये दोनों कृष्णा नदी पर है, इसलिए प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो ये वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व बैंक जो है ये आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और ये कब बनाया गया था तो 1944 में बनाया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्लियर है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आपको बता दें जिनेवा में ये जो आपको देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहाँ पर और भी यहाँ पे मुख्यालय है, जैसे WHO हो गया तो इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। और एक और होता है WTO, इसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा में ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूयॉर्क और अमेरिका यहाँ पे दिया गया है। तो न्यूयॉर्क में आपको जो देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय देखने को मिलेगा, विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया पेरिस फ्रांस। तो पेरिस में आपको यूनेस्को का मुख्यालय देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों भांगड़ा जो है ये आपको पंजाब का देखने को मिलेगा, ये तो सबको याद ही होना चाहिए, ये पंजाबियों का फेवरेट है, जो कि काफी लोकप्रिय है नृत्य ये, जो कि ये जो मनाया जाता है खास तौर पे देखा जाए तो बैसाखी हो गया और जो फसल कटाई हो गया उस अवसर पे ये ज़्यादातर धूमधाम से मनाया जाता है पंजाब में। हरियाणा में क्या मनाया जाता है तो हरियाणा में साथियों एक होता है धमाल, जी हाँ, और एक और होता है जिसको हम फॉग बोलते हैं। ये जो दोनों नृत्य ये काफ़ी प्रसिद्ध है हरियाणा में। और राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है तो राजस्थान में घूमर प्रसिद्ध है। क्या है साथियों, घूमर प्रसिद्ध है। और एक और है जिसको हम कालबेलिया के नाम से जानते हैं। ये दोनों यहाँ पे नृत्य जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है। और डी ऑप्शन गुजरात दिया गया है। तो गुजरात में साथियों
गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये दोनों काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं गुजरात राज्य में। तो हमारा प्रश्न में जो सही हो जाता है प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। जी हाँ, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली लैगून झील मानी जाती है, जहाँ प्रवासी पक्षियां और इरावदी जो डॉल्फिन है और भी बहुत सारी चीजें जो जैव विविधता के अंतर्गत है, ये काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा चिल्का झील। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया, पूर्वी कोलकाता, और एक और यहाँ पे जो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है वो काफी प्रसिद्ध माना जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू हो गया, कोल्लेरू झील काफी प्रसिद्ध माना जाता है। और तमिलनाडु की बात करें साथियों तो तमिलनाडु में पुलिकट झील हो गया, ये काफी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया गया खान अब्दुल गफर खान, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, इन्हें कब मिला था? तो 1887 में। 1887 में साथियों भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले विदेशी नागरिक बने थे, जो कि सीमांत गांधी के नाम से ये प्रसिद्ध भी थे उस समय, और ये अहिंसा के समर्थक भी थे, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है। और यहीं पर भी ऑप्शन दिया गया नेल्सन मंडेला, तो ये नेल्सन मंडेला जो थे ये इनको जो मिला था 1990 में मिला था, 1990 में इनको मिला था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। पर ये पहले विदेशी प्राप्तकर्ता नहीं थे, पहले खान अब्दुल गफर खान थे। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को भी मिला था साथियों, लेकिन इनको 1980 में मिला था। जी हाँ, 1980 में मिला था इनको। और यहाँ पे दिया गया दलाई लामा जो कि भारत रत्न इनको प्राप्त ही नहीं है, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण एवं वन संरक्षण से इसका संबंध है, क्योंकि 48A में जो आपको देखने को मिलेगा राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन एक तरह से कहा जाता है, निर्देश देने के लिए ये यहाँ पर बनाया गया है। तो 48A जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कह सकते हैं, या उससे संबंधित जो चीजें आपको देखने को मिलेगी वो 48A में देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसको माना जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, जिसे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का पहला टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें साथियों तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये काफी प्रसिद्ध है। और जम्मू कश्मीर में क्या है? तो यहाँ पे दाची गाम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दाची गाम, ध्यान रखिएगा, दाची गाम जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये काफी प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर का, नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये संबंध है पंचायत राज व्यवस्था से। जी हाँ, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान के जो 73वें जो संशोधन हुआ था उसमें भाग 9 में ये जोड़ा गया था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद यहाँ पे
243 से आपको आगे तक जो देखने को मिलेगा उसमें पंचायतों की संरचना हो गया, चुनाव की चीजें हो गई, शक्तियां हो गया, जो वित्तीय प्रावधान हो गया, ये सभी चीज आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद यहाँ पे 43 में। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है? तो ये साथियों 324 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। और डी ऑप्शन दिया गया मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसका 243 से कोई संबंध नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? साथियों ये आपको राजस्थान का देखने को मिलेगा। घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेगा खास तौर पे ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। जो तीज हो गया, तीज बहुत सारे लोग जानते होंगे, तीज हो गया, और एक और यहाँ पे हो गया जिसको हम गणगौर बोलते हैं। जी हाँ, गणगौर बोला जाता है। ये इस पर यहाँ पे खास तौर पे मनाया जाता है इन अवसरों पर। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बाकी गुजरात में सबको मालूम है यहाँ पे गरबा काफ़ी प्रसिद्ध है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में भांगड़ा हो गया। और बिहार की बात करें तो बिहार में साथियों यहाँ पे बिहार में झिझिया एक है यहाँ पे त्यौहार, वो काफ़ी मशहूर है। और बिहार में एक और भी है जिसको छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। जितने भी लोग बिहार के होंगे सबको मालूम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो बुक लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने ये बुक कहाँ पे लिखा था? तो ये अहमदनगर किले में इन्होंने लिखा था। और ये किले में उस समय क्या कर रहे थे? तो साथियों ये जेल में थे। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो बुक इन्होंने लिखा है जेल में लिखा है, ये नोट कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक में तो इसमें आपको इतिहास देखने को मिलेगा, भारत का संस्कृति देखने को मिलेगा, भारत का सभ्यता आपको देखने को मिलेगा, भारत का ये अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। और बी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यहाँ पे बुक लिखा था वो अलग यहाँ पे बुक लिखा था, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी रचना नहीं है। और महात्मा गांधी की बात करें तो इनकी जो यहाँ पे बुक है वो है हिंद स्वराज सत्य के प्रयोग, इन्होंने ये बुक लिखा है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। जी हाँ, इनके बुक का जो नाम है सुभाष चंद्र बोस के द इंडियन स्ट्रगल, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये साथियों सतलुज नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? सतलुज नदी पे, नोट कर लीजिएगा। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? किस प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश में साथियों आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उसमें से एक मानी जाती है भाखड़ा नागल बांध को, ये भी ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया ब्यास। तो ब्यास नदी है, ब्यास नदी पे एक बांध है जिसको हम पोंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पोंग जो बांध है ये ब्यास नदी पे है। और रावी जो नदी है इस पर तो आपको एक सागर देखने को मिलेगा जिसको रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है। रंजीत, मैं यहाँ पे रंगीन लिख रहा हूँ, रंजीत होगा, रंजीत। रंजीत जो है ये सागर ये आपको रावी नदी पर देखने को मिलेगा जिसको थीन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ दिया जाता है, कभी थीन लिखा होता है तो कभी यहाँ पे रंजीत सागर लिखा होता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया चिनाब। तो चिनाब नदी पे सलाल और बगलिहार जैसी आपको जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगी, लेकिन इस पर कोई आपको बांध नहीं देखने को मिलेगा चिनाब पे, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम ICJ के नाम से जानते हैं
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हेग मतलब कि नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग इसको बोला जाता है, ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। और जिनेवा और स्विट्जरलैंड यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको WHO और WTO और ILO का मुख्यालय देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क अमेरिका में का किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और वियना और ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो यहाँ पे IAE का मुख्यालय है, UNIDO का मुख्यालय है। बाकी जो ICJ का मुख्यालय जो है ये आपको हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। आगे देखिए आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों, ये जो दिया जाता है पुरस्कार, ये आपको उत्कृष्ट खिलाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। मतलब जो यहाँ पे खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है जिनका अच्छा प्रदर्शन होता है। आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको ये दिया जाता है, जो कि देश के सम्मान का एक यहाँ पे खेल के अंतर्गत जो खेलते हैं खिलाड़ी उनको ये सम्मान दिया जाता है। और वैज्ञानिकों को कहा जा रहा है तो विज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति पुरस्कार हो गया, भटनागर पुरस्कार हो गए, और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। और साहित्यकारों को कहा जा रहा है सी ऑप्शन में, तो साहित्य के क्षेत्र में अकादमी पुरस्कार हो गया, ये दिया जाता है। और कलाकारों को यहाँ पे कहा जा रहा है, तो कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, जैसे संगीत नाटक के जो क्षेत्र है उसमें अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और भी बहुत सारे सांस्कृतिक सम्मान दिए जाते हैं। लेकिन जो प्रश्न में पूछा जा रहा है अर्जुन पुरस्कार, ये केवल यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वुलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपको जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वुलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी वाली झीलों के अंतर्गत जानी जाती है, जो आपको झेलम नदी से जुड़ी हुई देखने को मिलेगी, जो इस समय राम सरोवर अर्धभूमि स्थल भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। और यहीं पर भी ऑप्शन दिया गया लद्दाख, तो लद्दाख में आपको पोंगोंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, पेंगोंग जो है, ये जो है साथियों पेंगोंग, ये आपको देखने को मिलेगा। और एक और है जिसको हम तसो मोमोरी झील के नाम से जानते हैं, ये लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में क्या है? तो चंडीगढ़ में सुखना झील है। और दिल्ली में कौन सी झील है? हालांकि दिल्ली में वुलर नाम की एक यहाँ पे प्रमुख झील है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, वुलर नाम की कोई भी यहाँ पे झील नहीं है, दिल्ली में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी लोग दिल्ली के रहने वाले होंगे यदि झील होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न काफी इजी है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ यहाँ पे ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर कह सकते हैं, क्योंकि गीतांजलि जो है काव्य संग्रह के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को ये यहाँ पे नोबेल ये गीतांजलि के लेखक हैं, और इनको ये पुरस्कार भी मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था 1913 में। कब साथियों? 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और ये नोबेल प्राप्त करने वाले पहले एशियाई साहित्यकार भी बने थे उस समय, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंध रखता है साथियों, ये संबंध रखता है वित्त आयोग से। जी हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन होता है, और ये केंद्र और राज्यों के बीच जो कर होता है जिसको हम टैक्स बोलते हैं, टैक्स बोला जाता है, उसका बंटवारा और वित्तीय संसाधनों का वितरण जो होता है, वो सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 280 के अंतर्गत देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।